बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज मैं आप लोगों को विंडोज़ 2003 के अंदर जो है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर या जिसका ट्रेडिशनल नाम था जिसका रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर वो कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने 2008 में विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर कॉन्फ़िगर करके देखा था, तो आज हम लोगों का कंपैरिजन भी हो जाएगा। दूसरा ये कि आप लोगों की चीज़ें सारी रिवाइज हो जाएंगी कि 2003 के अंदर जो है एक्टिव डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, डीएनएस कैसे बनाते हैं, डीएचसीपी कैसे बनाते हैं और रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर कहाँ से इंस्टॉल करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर या डब्ल्यूडीएस सर्वर आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना हो, इसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास सर्वर फैमिली की कोई सी एक प्रोडक्ट इंस्टॉल होनी चाहिए। इस वक्त मेरे पास इस मशीन में विंडोज़ सर्वर 2003 जो है वो इंस्टॉल हुआ। ठीक है, अभी इस मशीन के ऊपर सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोगों के नेटवर्क में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होनी चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, तो एक्टिव डायरेक्टरी मैं इसी मशीन पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी आप लोगों को 2003 में इंस्टॉल करनी हो या 2008 में इंस्टॉल करनी हो, दोनों के लिए आप लोग स्टार्ट में रन में आओ और यहाँ पे आप कमांड देते हो डीसी प्रो। अच्छा, 2003 और 2008 का एक पहला सबसे पहला डिफरेंस ये देखो कि 2003 के अंदर सर्च अलग है और रन अलग है, जबकि 2008 के अंदर सर्च और रन जो है इकट्ठी एक ही कमांड है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये आप लोगों को यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर 2008 में ये है कि हम लोग सर्वर मैनेजर के अंदर आके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करते हैं, जबकि यहाँ पे सर्वर मैनेजर नाम की कोई चीज़ नहीं है। 2003 में सर्वर मैनेजर नहीं होता। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए आप लोग डीसी प्रोमो कमांड दोगे और नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे इसको। अब ये सिर्फ आपने जो है ना मैसेजेस जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हो तो वो आपने जो है ज़रा गौर से ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना। अब यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नई डोमेन फॉर एग्जाम्पल बना रहे हैं, डोमेन कंट्रोलर फॉर ए न्यू डोमेन या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर फॉर एन एग्जिस्टिंग डोमेन। मैंने कहा डोमेन कंट्रोलर फॉर ए न्यू डोमेन, नेक्स्ट पे क्लिक किए। डोमेन इन ए न्यू फॉरेस्ट या चाइल्ड डोमेन इन एन एग्जिस्टिंग डोमेन ट्री या डोमेन ट्री इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। हम लोगों का नई डोमेन है, नया फॉरेस्ट सब कुछ नहीं है, तो मैंने कहा डोमेन इन ए न्यू फॉरेस्ट, नेक्स्ट किया। अब वो कह रहा है कि डोमेन नेम सर्विसेज इज नॉट कॉन्फ़िगर ऑन दिस कंप्यूटर, इज डीएनएस ऑलरेडी रनिंग ऑन दिस नेटवर्क। अगर तो ऑलरेडी चल रहा होगा तो आप नो कर दोगे, अगर नहीं चल रहा तो आप यस करके यस आई विल कॉन्फ़िगर द डीएनएस प्लान या नो जस्ट इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। सॉरी, डोमेन नेम सर्विस डीएनएस इज नॉट कॉन्फ़िगर ऑन दिस कंप्यूटर, इज डीएनएस ऑलरेडी रनिंग ऑन दिस नेटवर्क। अगर ऑलरेडी नेटवर्क में चल रहा होगा तो आप यस सेलेक्ट करोगे और कर दोगे आप आई विल कॉन्फ़िगर द डीएनएस क्लाइंट, यानी ये मशीन एज ए डीएनएस क्लाइंट एक्ट करेगी। दूसरे ऑप्शन है नो जस्ट इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्वर ऑन दिस कंप्यूटर, तो फिर क्या होगा कि यही कंप्यूटर डीएनएस सर्वर भी बन जाएगा। उसको आपने नेक्स्ट किया। डोमेन का नाम आप लोग क्या रखना चाह रहे हैं? मैंने कहा डोमेन का नाम जो हम लोग रख लेते हैं student.com। ठीक है, ये हम लोग एक नया सेपरेट फॉरेस्ट बना रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लेटर ऑन जो है हम लोग इसी 2003 और 2008 को यूज़ करते हुए जो हम लोगों का 2008 का जो फॉरेस्ट बना है एमसीआईटीपी का और 2003 का जो हम लोग नया बना रहे हैं student.com का, इसके अंदर मैं आप लोगों को ट्रस्ट रिलेशनशिप और फेडरेशन सर्विसेज वाले वो प्रैक्टिकल लेटर ऑन इंशाल्लाह इसी पे मैं करवा दूंगा। ठीक है, दूसरा फिर ये है कि कमिंग लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपग्रेड के हवाले से कि अगर आपने 2003 डोमेन कंट्रोलर को 2008 के अंदर अपग्रेड करना हो तो वो कैसे करते हैं उसके हवाले से जो है वो चीज़ें आप लोगों को बतानी है, इसलिए मैं 2003 को ऊपर नया डोमेन कंट्रोलर आपके सामने बना रहा हूँ। student.com नई डोमेन हम लोग बना रहे हैं। अब वो पूछेगा डोमेन का नेट बायोस नेम क्या, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो डॉट के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली नेट बायोस नेम डिटेक्ट कर लेता है, गेट कर लेता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो तो उसको कर सकते हो। ये जो अभी हम लोगों ने student.com प्रोवाइड किया था बेसिकली वो FQDN था, नहीं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। डोमेन नेट बायोस नेम उसने खुद ही स्टूडेंट डिटेक्ट किया, स्टूडेंट की बजाय इसको आप लोग यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हो अगर करना चाहो। मैंने इसको नेक्स्ट किया। अब वो डोमेन के डेटाबेस वो पूछ रहा है कि कहाँ पे बनेगी, वो सी विंडोज़ एंटिटीज का बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर बनाता है और लॉग फाइल भी वो इसी में स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट किया। रेप्लिकेशन के लिए और स्क्रिप्ट्स वगैरह के लिए वो एक फोल्डर बनाता है सिसफॉल का, तो वो भी सी विंडोज़ के अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, परमिशन कंपेटेबल विद प्री विंडोज़ 2000 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक सिक्योरिटी रिस्क है, वो कह रहा है अनोनिमस यूजर कैन रीड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस डोमेन। इसका मतलब है कि आप विंडोज़ 2003 को मिक्स मोड में इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर विंडोज़ 2003 को आप लोगों ने नेटिव मोड में इंस्टॉल करना हो तो फिर आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, परमिशन कंपेटेबल ओनली विद विंडोज़ 2000 और विंडोज़ 2003 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ यू आर सर्वर प्रोग्राम ओनली ऑन विंडोज़। तो ये इसका मतलब ये है कि पहले ऑप्शन का क्या आप मिक्स मोड में कर रहे हैं, लाइक आप लोग NT4 और 98 के क्लाइंट कंप्यूटर्स को भी साथ लेके चलना चाह रहे हैं। दूसरे ऑप्शन का मतलब ये है कि आप सिर्फ नेटिव मोड में कर रहे हो,
कि 2000 या 2000 से लेटर ऑन जितने क्लाइंट हैं वो उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट किया, ये एडी का रिस्टोर मोड पासवर्ड पूछ रहा है, ये आप लोगों ने लाजमी आप लोगों ने कन्फिगर करना। अगर ये आप लोग कन्फिगर नहीं करते तो इसकी वजह से आप लोगों को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। समरी बता रहा है, ठीक है। आप लोगों ने 2008 में देखा था कि लास्ट स्क्रीन पे वो एक्सपोर्ट सेटिंग की एक ऑप्शन देता है, वो यहाँ पे इसने नहीं पूछा। प्लस वहाँ पे एक रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का चेकबॉक्स आता है, वो भी इसमें नहीं आया। यानी अगर हम लोग कंपेयर करें 2003 और 2008 को, 2008 के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हैं एज कम्पेयर टू 2003। इसका नुकसान मिसाल के तौर पे ये हो सकता है कि आप लोगों ने एक नया फॉरेस्ट बनाया, नई डोमेन बनाई है स्पोर्ट्स स्टूडेंट डॉट कॉम के नाम से। उसके अंदर आपने 10 ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाए और हर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर आपने 10-10 यूज़र बनाए। टोटल आपके कितने बन गए? 100 यूज़र बन गए, 100 ओयू बन गए, सॉरी 100 यूज़र बन गए, और आप लोगों के 10 ओयूज आप लोगों के बन गए होंगे। अब आपने अपने एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप ले लिया। बैकअप लेने के बाद आपने मज़ीद एक नया ओयू बनाया, 11वां ओयू बनाया, और आपने मज़ीद नए 10 यूज़र बनाए। अब टोटल कितने यूज़र हो गए? 110 यूज़र हो गए, और ओयूज कितने हो गए? 11। आपको किसी काम से आउट स्टेशन जाना पड़ गया, आप आउट स्टेशन चले गए, आप अपने असिस्टेंट को कह गए हो कि यार मेरे गैर मौजूदगी में कोई नया यूज़र आया तो यूज़र बना देना, तो एडी के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी। लेकिन उसने कोई ऐसा उल्टा काम किया कि एक्टिव डायरेक्टरी करप्ट हो गई। अब एडी उसकी चल ही नहीं रही थी, उसने नेट से पढ़ा, तो नेट के ऊपर उसको प्रोसीजर मिल गया कि जी एडी को इस तरह रिस्टोर मोड में ऑन करके इसको रिस्टोर किया जा सकता है एक्टिव डायरेक्टरी में। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड पासवर्ड अगर आप लोगों ने कन्फिगर नहीं किया होगा तो आपको गैर मौजूदगी में एडी को रिस्टोर कर देंगे। एडी को रिस्टोर करने का नुकसान क्या होगा कि जो बाद के 10 नए यूज़र बने थे और एक ओयू बना था वो फिर इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि बैकअप जो हम लोगों ने किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 यूज़र्स थे और 10 ओयू थे। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्टिव डायरेक्टरी जब आप इंस्टॉल करो तो इसमें डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड जो आप लोग लाजमी तौर पे कॉन्फ़िगर करो, उसको किसी सिक्योर प्लेस पे आप लोग उसको लिख भी लो। ये थोड़ी देर लगाएगा, उसके बाद ये रीस्टार्ट होगा। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद हम लोगों की दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर की। देन उसके बाद इसके ऊपर हम लोग डीएनएस का रोल इंस्टॉल करेंगे, डीएचसीपी का रोल इंस्टॉल करेंगे, और फिर हम लोग इसके ऊपर रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। 4 प्रीरेक्विजिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर फैमिली, सेकेंडली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, थर्ड वन डीएनएस, फोर्थ वन डीएचसीपी। देन उसके बाद आप लोग रिस या डब्ल्यूडीएस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, 2003 की जब इंस्टॉलेशन कर रहा होता हो तो इसमें लाजमी तौर पे सीडी मांगता है। अब आपने इसको सोर्स की सीडी का आप लोगों ने पाथ बता देना, तो सोर्स की सीडी का आप लोग उसको पाथ कहाँ से बताओगे? तो आप क्या करोगे, मीडिया के अंदर आओगे, इनसाइड डिस्क पे क्लिक करोगे, जिस आईएसओ से आप लोगों ने इंस्टॉलेशन की होगी उसी का पाथ आप बता दो, वो सेलेक्ट करके ओके करोगे, तो उसी में से आईएसओ में से फाइल्स कॉपी कर लो। ये यहाँ पे उसने मैसेज दिया था, जो जो काम कर रहा हो ना वो यहाँ पे साथ साथ मैसेज दे रहा है। अगर उसको एडी के लिए ज़रूरत है तो यहाँ पे एडी के लिए प्रॉम्प्ट करके, डीएनएस के लिए उसको ज़रूरत है डीएनएस के लिए प्रॉम्प्ट। इस वक्त वो क्या कर रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर कर रहा है, और इसके अंदर फिलहाल जो टास्क परफॉर्म कर रहा है डीएनएस के कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्टिव डायरेक्टरी हम लोग इंस्टॉल हो गई, उसको हम लोग फिनिश करते हैं और रीस्टार्ट नो करेंगे। ये मशीन रीस्टार्ट होगी, देन उसके बाद इसके ऊपर हम लोग डीएनएस इसने इंस्टॉल कर दिया, सिर्फ जस्ट उसको हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है, और साथ में हम लोग डीएसी भी कॉन्फ़िगर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो है वो इंस्टॉल करेंगे। अच्छा जी, ये देख लें इस वक्त एक्टिव डायरेक्टरी हम लोगों की इंस्टॉल हो गई है। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने की निशानी आप लोगों को मैंने क्या बताई थी कि आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जो है नए आप लोगों के लिंक्स आप लोगों के बन गए होंगे, जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एड्रेस। 2003 में दो और बनते हैं, डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी और डोमेन कंट्रोलर सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, जबकि 2008 में ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल होते हैं। 2008 के अंदर दो और इसके अलावा बनते हैं, एक पावर शेल मॉड्यूल फॉर एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से होता है, और एक एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के नाम से होता है, जो कि 2003 के अंदर नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी हम लोग इंस्टॉल होगी। अब हम लोग अपने डीएनएस जो है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। डीएनएस को कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल आप स्टार्ट प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव टू, और आपने डीएनएस पे क्लिक किया, उसने फॉरवर्ड लुकअप जोन खुद ही बना दिया होगा। हम लोगों ने सिर्फ जस्ट इसमें रिवर्स लुकअप जोन बनाना है, और उसके बाद हम लोगों ने मॉनिटरिंग में जाके क्यूरी हम लोगों ने पुट करनी है, टेस्ट करके इसको देख लेना। अगर वो पास हो जाती है इट मीन्स कि आप लोगों को मजीद डीएनएस कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन का नाम है 2003-DC। ये देखें फॉरवर्ड लुकअप जोन उसने खुद ही कॉन्फ़िगर कर दी।
आप सिंपल राइट क्लिक करोगे, न्यू जोन, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन, आपने क्या अपने प्राइमरी जोन बनाना। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, और आप इसकी नेट आईडी बता दोगे, नेट आईडी 192.168.0। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया। देन उसके बाद इसमें पॉइंटर ऐड करना, राइट क्लिक किया, न्यू पॉइंटर पीटीआर, यहाँ पे आप लोगों ने आईपी एड्रेस 51 दिया। फॉरवर्ड तो जोन के अंदर है, student.com के अंदर है, और होस्ट रिकॉर्ड आपने इसका सिलेक्ट किया। ओके, ओके, ये आप लोगों का डीएनएस कॉन्फ़िगर हो गया। डीएनएस को आप लोगों ने वेरीफाई करना, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाओगे, आप मॉनिटरिंग पे क्लिक करोगे, सिंपल क्वेरी टेस्ट नाउ, पास हो गए, इट मीन्स के डीएनएस सही काम कर रहा है। कमांड लाइन इंटरफेस पे इसको आपने चेक करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को खोलोगे, आप कमांड दोगे ns lookup। ठीक है। अच्छा, अगर वो यहाँ पे इस तरीके से दिखाए डिफ़ॉल्ट सर्वर नॉट अवेलेबल या अननोन, तो आपने क्या करना है, लैन की प्रॉपर्टीज़ में आगे इसी का अपना आईपी एड्रेस एज ए डीएनएस दे देना आपने। ठीक है। इसी पे की प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, और यहाँ पे यही आईपी एड्रेस इसका आपने एज ए डीएनएस दे देना 192.168.0.51। ओके किया, ओके किया। ठीक है। इसको आपने क्लोज किया। यहाँ पे एक एडिशनल कमांड आपको और देनी पड़ेगी, आप करोगे ipconfig/flush-dns। ये क्या करती है, डीएनएस की कैशे को रिफ्रेश कर देती है, क्लियर कर देती है। अब आप ns लुकअप करो, तो आप देखो उसने सही बता दिया, डिफ़ॉल्ट सर्वर student.com और उसके बाद 192.168.0.50। ठीक है। अच्छा, डीएनएस में हम लोगों का कन्फिगर हो चुका है। अब हम लोगों ने डीएचसीपी कन्फिगर करना। 2008 के अंदर तो ये था कि डीएचसीपी इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सर्वर मैनेजर में आया करते थे, और वहाँ पे जाके रोल्स के अंदर आके ऐड रोल करते थे। अब यहाँ पे तो सर्वर मैनेजर नाम की चीज़ नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप कंट्रोल पैनल के अंदर आओगे। 2003 के अंदर हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे। कंट्रोल पैनल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगी ऐड रिमूव प्रोग्राम। आप लोग ऐड रिमूव प्रोग्राम के अंदर आ जाओगे। ऐड रिमूव प्रोग्राम के बाद यहाँ पे करोगे ऐड रिमूव विंडोज़ कंपोनेंट्स। ऐड रिमूव विंडोज़ कंपोनेंट्स के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। सबसे नीचे आप आ जाओगे, ये नेटवर्क सर्विसेज, यहाँ से इसकी डिटेल में आ जाओगे, और यहाँ से डीएचसीपी के चेकबॉक्स को आप सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है। दोबारा से देख लें, 2003 के अंदर अगर आप लोगों ने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना हो, कंट्रोल पैनल के अंदर आके ऐड रिमूव प्रोग्राम में आओगे, वहाँ से आप लोग ऐड रिमूव विंडोज़ कंपोनेंट्स पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद यहाँ से आप नेटवर्क सर्विसेज सेलेक्ट करोगे, उसकी डिटेल में आओगे, और डीएचसीपी के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे। ओके किया, नेक्स्ट किया। अगेन ये सीडी मांगेगा, लेकिन सीडी ऑलरेडी डली हुई है हम लोगों को। ठीक है, मैं माई कंप्यूटर में आपको वेरीफाई करवा दूँगी, लेकिन सीडी डली हुई है। 2003 की सीडी ऑलरेडी सीडी रोम के अंदर डली हुई है। ठीक है। 2003 भी R2 में आ चुका है ना? जी जी, 2003 के अंदर भी R2 है। सारे सिलेंडर के कलर क्यों होते हैं अजीब से कलर आ रहे हैं इसके ये सिलेंडर? ये असल में जो है ना, ये सर्वर फैमिली के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका ऑब्जेक्टिव जो है ना, कोई रंगीनी या जो है ना वो अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो। इसने सर्वर के तौर पर एक्ट करना है, इसने दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इसका अपना रिस्पॉन्स लो नहीं होना चाहिए। वो फैंटेसीज वगैरह जो है और वो अट्रैक्शन जो है वो क्लाइंट एंड के ऊपर होती है, कि क्लाइंट को जो है ना थोड़ा सा वो यूज़ करने के लिए विंडोज़ के अंदर विंडोज़ एरो का फीचर या विंडोज़ थीम या इस तरह की चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ने बीच में ऐड की होती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हमारा सर्वर होता है, सर्वर पे हम लोग कोई वॉलपेपर नहीं लगाते, कोई स्क्रीन सेवर नहीं लगाता, कोई इस तरह की कन्फिग्रेशन नहीं करता। ठीक है। यानी कि जिसकी वजह से आप लोगों के डेस्कटॉप लोड होते हुए कोई भी काम करते हो, आप लोगों की परफॉर्मेंस आप लोगों को कंप्रोमाइज़ ना हो, परफॉर्मेंस आप लोगों की स्लो डाउन ना हो। अच्छा, ये अब डीएससी पे हम लोगों में इंस्टॉल हो गया, इसको आप लोगों ने कन्फिगर करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आगे आप डीएससी पे क्लिक करोगे। ठीक है। यहाँ से आप अभी ये देखें डाउन दिखा रहा है, इट मीन्स कभी कन्फिगर नहीं हुआ होगा। आप राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे न्यू स्कोप आप डिफाइन करेंगे। स्कोप मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कोप कहते हैं आईपी एड्रेस की रेंज को, यानी जो आईपी एड्रेस की रेंज ये क्लाइंट कंप्यूटर को असाइन करेगा। नेक्स्ट किया, स्कोप का नाम फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कर दिया रिस इंस्टॉलेशन, यस मैंने कर दिया।
सर्विस WDS कर दिया। जी हो सकता है, मल्टीपल स्कोप्स भी बनाया जा सकता है। आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक असाइन करवाना है, मैंने 192.168.0. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 61 से लेके 192.168.0.100 तक मैंने कहा कि असाइन करना। पूछा कोई एक्सक्लूजन करने, मैंने कहा ज़रूरत नहीं है उसकी, 8 दिन की लीज के लिए दे रहा। एडवांस ऑप्शन कन्फिगर करनी है, पूछ रहा राउटर है, मैंने कहा नहीं लगा होगा। कह रहा पेरेंट के डोमेन का नाम बताओ, पेरेंट के डोमेन है student.com। ठीक है, और सर्वर हम लोगों का क्या किस नाम से बना होगा, 2003-DC। आप रिजॉल्व करेंगे अगर तो DNS से ही काम करो, अगर रिजॉल्व कर देगा ऐड करोगे। अब यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर को जब आईपी एड्रेस देगा तो साथ में ये भी बता देगा कि तुम्हारी पेरेंट डोमेन student.com है। ठीक है, और ये सर्वर DNS काम कर रहा है। विंस लगा होगा नहीं लगा होगा, नेक्स्ट भी है। स्कोप को आप लोगों ने एक्टिवेट करना, फिनिश करना, और एक्टिव डायरेक्टरी से आपको स्कोप को ऑथराइज भी करवाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करके एक ऑथराइज के ऑप्शन होंगे, ऑथराइज करोगे। देन उसके बाद जब तक यहाँ पे ग्रीन एरो अपवर्ड नहीं आ जाता, इसका मतलब है कि DNS कन्फिगर नहीं हुआ। इसको आप रिफ्रेश करेंगे वो आ जाएगा। उसको सेलेक्ट करके आप 5 प्रेस करें। जब ये एक्टिव लिखा आ गया स्टैटिक के अंदर, इट मीन्स कि आप लोगों का DHCP भी कन्फिगर हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का DHCP भी कन्फिगर हो गया। अब आते हैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ। अब हम लोगों ने रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना है। 2003 के अंदर इसका नाम रिमोट इंस्टॉलेशन है, लेकिन 2003 R2 के अंदर इसका नाम उन्होंने चेंज करके WDS किया था। इससे पहले के जितने फुल एवर हैं इसके 2003 या 2003 SP1 या 2003 SP2 है, उसके अंदर आप लोगों को ये रिस ही मिलेगा, यानी कि रिस के नाम से ही होगा। अगेन आप लोग कंट्रोल पैनल में आओगे, ऐड रिमूव प्रोग्राम के अंदर आ जाओगे, ऐड रिमूव विंडोज़ कंपोनेंट्स के अंदर आ जाओगे। यहाँ से फिर आप लोग नेटवर्क सर्विसेज के अंदर आओगे, नेटवर्किंग सर्विसेज की डिटेल में, और सॉरी ये बाहर ही पड़ा हुआ, उसमें अंदर आने की जरूरत नहीं है, बाहर ही है। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, इस चेक बॉक्स को आप लोग सेलेक्ट करोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये दे रहा, प्रोवाइड द एबिलिटी टू रिमोटली इंस्टॉल विंडोज ऑन रिमोट बूट एनेबल क्लाइंट कंप्यूटर्स। 16 MB इसको स्पेस चाहिए, हार्ड डिस्क के ऊपर इतनी स्पेस 37 GB के करीब अवेलेबल है। नेक्स्ट की है, अगेन ये CD मांगेगा, आपने CD डाल देनी, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी डाली हुई है CD रोम के अंदर। अगर आप लोगों के पास 2003 हो या 2003 SP1 SP2 हो, तो वहाँ पे जो है WDS को मिलेगा आप लोगों को, बल्कि रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विस लिखो, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एक ही चीज़ है। इसको आप लोग करोगे यस, मुझे रिस्टार्ट करना, WDS के इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप करोगे एक बार उसको रिस्टार्ट। ठीक है, जब रिस्टार्ट होकर वापस आ जाएगा उसके बाद उसको हम लोग कन्फिगर करेंगे। तो मशीन हम लोगों की रिबूट हो चुकी है, इसमें WDS की सर्विसेज भी इंस्टॉल हो गई। अब जस्ट आप लोगों ने इसको कन्फिगर करना। ठीक है, रिक्वायरमेंट हम लोगों ने इसकी सारी पूरी कर ली है, चारों के चार। पहले रिक्वायरमेंट थी कि सर्वर फैमिली के प्रोडक्ट होने चाहिए, जो कि हमारे पास वक्त विंडोज़ 2003 R2 इस वक्त हम लोगों के पास इंस्टॉल है। बाई कंप्यूटर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाए। ठीक है, विंडोज़ सर्वर 2003 सर्विस पैक 2 हमारे पास। अच्छा, फिर इसके अलावा हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर ली हुई है। ठीक है, DNS भी इंस्टॉल कर लिया, DHCP भी इंस्टॉल कर लिया। अब ये नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रही है, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे इंटरफेस है जैसा आप लोगों ने 2008 के अंदर आप लोगों ने देखा। ठीक है, जो इसका पुराना वर्जन था वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो यहाँ पे जो है, जो रिमोट इंस्टॉलेशन के नाम से, वो लेजेसी के नाम से यहाँ पे पड़ा होगा, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज लेजेसी। ठीक है, अच्छा वो कन्फिगर करके दिखा देता हूँ आपको। वो क्या कह रहा है, वेलकम टू विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन विजिट। रिकॉर्डिंग चेक करें, रिकॉर्डिंग चल रही है।
This way will help you to set up and configure Windows deployment services, a server technology that allow for the installation of Windows on remote boot enabled computer. To successfully install and use WDS, you will need this computer to be a member of an Active Directory domain services. Already member है. आपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, कंप्यूटर नेम पे है, ये क्या बता रहा है 2003-dc.student.com, ठीक है, डोमेन का पार्ट है. An active DHCP server on your network, an active DNS server, a Windows CD are a shared folder that contain the Windows installation file. Client computer that have PXE boot ROM. सारा कुछ है हमारे पास. Windows XP की CD नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, Windows XP की CD हम लोग अपने CD ROM में डाल देंगे. अगर आपके पास वर्चुअल मशीन है तो फिर आप क्या करोगे, मीडिया के अंदर आओगे, DVD पे आओगे, इंसर्ट डिस्क पे क्लिक करोगे, और जहाँ पे आपके पास XP की आपके पास वो पड़ी हुई है, CD पड़ी है, आप उस CD का पाथ दे दोगे. विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल इंस्टॉल हो गया WPS जी इंस्टॉल हो गया. जी इंस्टॉल हो गया होगा, अभी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ. सिर्फ मैंने अभी CD डाली है CD रोम के अंदर, बस और कुछ भी नहीं किया, अभी करने लगा हूँ कॉन्फ़िगर. इसको नेक्स्ट किया और पूछ रहा है कि किस नाम से इंस्टॉलेशन आपने करवानी. मैंने कहा कि सी के ऊपर, और बता रहा है कि बाई डिफ़ॉल्ट रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर बनाता हूँ, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि अदर देन सी आप लोग किसी और ड्राइव के ऊपर आप लोग बनवाओ. ठीक है, अभी देख लेते हैं इस कंप्यूटर के अंदर और पार्टीशन खुली है नहीं. बाई कंप्यूटर राइट क्लिक करके मैनेज के अंदर आओ, कंप्यूटर मैनेजमेंट आ जाएगा, यहाँ से आप डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाओगे. डिस्क मैनेजमेंट के अंदर देख लेंगे हमारे पास एक ड्राइव और पड़ी, इसका न्यू पार्टीशन की, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, क्विक फॉर्मेट कर दिया. फॉर्मेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शन. बैक किया इसको, दोबारा नेक्स्ट किया, अभी एक्सेसिबल नहीं है, अभी फॉर्मेट नहीं हुई. फॉर्मेट पूरी होगी तो मैंने उसके बाद एक्सेसिबल होगी. कोई फॉर्मेट नहीं किया था हम लोगों ने. आगे पूछो ना. फॉर्मेटिंग पे लगा हुआ, इसी कैंसिल नहीं किया उसने, रिस्टार्ट लेकिन हेल्दी हो गया. उसका नेक्स्ट किया, सी की वजह से मैंने कर दिया कि ई के ऊपर रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर बना दिया. एनडीएफएस फाइल, एनडीएफएस में क्या था हम लोगों ने इसको फोल्डर, जैसे मैं कैंसिल कर देता हूँ. राइट क्लिक किया, फॉर्मेट किया, और फॉर्म में क्विक फॉर्मेट किया, ओके किया. 2008 के अंदर ये मजे के इस तरह के काम जो है ना बहुत जल्दी हो जाते हैं. 2003 के अंदर थोड़ा स्लो होते हैं ये काम, इस तरह का फॉर्मेटिंग वगैरह. फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट क्यों करते हैं. सर उसके जो फाइल का इंडेक्स होता है, जो बूट सेक्टर में इसके एलोकेशन टेबल बना होता है कि किस सेक्टर में क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है, पॉइंटर्स लगे हुए हैं तो उसको रीसेट करना होता फॉर्मेट क्यों करते हैं आर्टिस्ट. हाँ जी, फाइल सिस्टम सर. उससे पूछ रहा हूँ, यासीन साहब से. अच्छा. जैसे
नई हार्ड डिस्क को फॉर्मेट क्यों करना पड़ता डाटा डिलीट करना। है? सर नई उसको हार्ड डिस्क फर्स्ट टाइम जब क्रिएट करते तो उसमें तो क्रिएशन होती है, वो बनते हैं, फाइल सिस्टम सर फाइल अलाउड सिस्टम बनता है, उसमें करना कैनन इंडेक्स बनता है। हाँ जी साथ साथ हाँ जी किसी को पता पार्टीशन टेबल जो बनते हैं एक आपने लेमैन को समझाना हो जिसको कंप्यूटर का कुछ नहीं पता उससे कैसे समझाओगे? ये आपकी फॉर्मेट के बगैर हार्ड डिस्क को डिलीट तो नहीं करती है ना, उसके फाइल तो लेमैन को समझाना यार हो आसान तो इस तरह कर सकते कि आसान भाव में आप ये कह सकते हो कि उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी जगह पे आप लोगों ने तो बिल्डिंग की आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले है कि बिल्डिंग का आप लोग एक नक्शा जिस आप नक्शा बनवाते हो और उसके बाद जो है फिर आप लोग उसके अंदर वो उसकी बुनियादें जो है वो खुदाई करवा के वहाँ पे बुनियादें आप खड़ी करते हो। देन उसके बाद मट्टी डाल के उसको लेवल करते हो, फिर फर्दर उस पर कंस्ट्रक्शन हो सकती है कि आप उसके ऊपर दीवारें भी खड़ी कर सकते हो, फर्श भी बना सकते हो, रेंडर भी डाल सकते हो। लेकिन जब तक वो हमवार नहीं होगी, काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं होगी, सपोज वहाँ पे जंगल है, झाड़ियाँ वहाँ पे गंद है, तो वहाँ पे बिल्डिंग तो नहीं खड़ी की जा सकती। यानी काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए हम उसको फॉर्मेट करते हैं। इसलिए हार्ड डिस्क जो है नई हार्ड डिस्क उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए पहले उसे फॉर्मेट करना पड़ता है। ये फॉर्मेट हो गया हम लोगों को, ठीक है। अब मैंने इसको ई रिमोट इंस्टॉल किया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्टिंग सर्विस। वो क्लाइंट कंप्यूटर जो कि रिक्वेस्ट करें सर्विस के लिए उनको रिस्पॉन्ड करो। नेक्स्ट किया। वो पूछ रहा है सीडी का पाथ बताओ जहाँ पे विंडोज़ की फाइल्स पड़ी। ऑलरेडी हम लोगों ने सीडी डाल दी हुई एक्सपी की, ठीक है। हमने डी ड्राइव का पाथ बता दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कह रहा है विंडोज़ का फोल्डर टाइप एंड नेम ऑफ द फोल्डर टू विच द विंडोज़ इमेज विल बी कॉपीड ऑन दिस विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस। किस नाम से बना है फोल्डर? मतलब विंडोज़ एक्सपी के नाम से बना है फोल्डर। टाइप ए नेम ऑफ फॉर द फोल्डर टू विच ए विंडोज़ इमेज विल बी कॉपीड ऑन दिस विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस सर्वर। सर ये इसके पाथ के अंदर वो जो पाथ है उसके अंदर ये ऑर्डर बनेगा। उसके अंदर ये फोल्डर बनेगा। अगर उसका फ़ायदा है कि मल्टीपल इमेजेस अगर हम लोग बना के रखें तो हमें पता होगा कि कौन कौन से फोल्डर में क्या क्या चीज़ पड़ी। विंडोज़ एक्सपी किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे इमेज नेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल, इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूँ बाई MCITP स्टूडेंट्स, ठीक है। जब हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त ये स्क्रीन सामने आएगी। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल विदाउट प्रॉम्प्टिंग द यूज़र फॉर इनपुट। सॉरी बैक किया इसमें। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए जब इंस्टॉलेशन हो रही होगी ना तो सामने ये चीज़ आएगी, हेल्प की आएगी। इसको आप अपनी उम्र से मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। अपना नाम दे दो, अपना पता दे दो, या फ़ोन नंबर दे दो, या ईमेल एड्रेस दे दो, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट किया। अब आप पूछ रहे हैं इंस्टॉलेशन का फोल्डर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिमोट इंस्टॉल का बनाता है, वो ई पे बना रहे हैं। सोर्स इमेज जो हम लोगों ने कॉपी करवाना है क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर, वो डी के अंदर CD पड़ी हुई है और उस इमेज को कहाँ पे रखा है? विंडोज़ एक्सपी के अंदर रखेगा। रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट कंप्यूटर की है, विंडोज़ का वर्जन 5.1 है, लैंग्वेज इंग्लिश है और x86 32 बिट क्लाइंट कंप्यूटर्स को हम लोग सब करवाएं। फिनिश पे क्लिक किया। अब ये थोड़ी देर लगाएगा, इतनी देर लगाएगा जितनी देर में विंडोज़ की फाइल जो है वो कॉपी करते हैं। आप कोई CD रोम के अंदर CD डाल के आप उससे विंडोज़ की फाइल अपने कंप्यूटर में कॉपी करो, उतनी देर में सारी फाइल्स कॉपी करेगा ये। फाइल्स कॉपी करने के बाद जो है देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर आप लोगों ने अनब्रांडेड फाइल आप लोगों ने एसोसिएट करनी हो। या लास्ट टाइम एक ने क्वेश्चन ये पूछा था कि जब ये WDS या रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये क्लाइंट कंप्यूटर की सारी पार्टीशन भी उड़ा देते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लैब के ऊपर सिनेरियो ये है कि एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो रहा है। BCS का एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ, अब नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो रहा है। आप लोगों को ये कहा गया कि इन 50 कंप्यूटर्स के ऊपर विंडोज इंस्टॉल करो, लेकिन उन कंप्यूटर्स के ऊपर DEF ड्राइव्स बनी हुई हैं। अब रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर तो क्या करता है कि सारी की सारी पार्टीशन को डिलीट कर देता है, वाइप कर देता है और ख़त्म कर देता है और बिल्कुल सारी हार्ड डिस्क की एक ही पार्टीशन बना देता है। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमोट इंस्टॉलेशन के अंदर जो है इसकी अनब्रांडेड फाइल जो बाई डिफ़ॉल्ट बनती है उसको हम लोग जो है मॉडिफाई करेंगे, उसको हम लोग चेंज करेंगे। एक मरतबा ये हो जाए तो देन उसके बाद मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा।
इतनी देर में ये फाइल कॉपी करते हैं, इतनी देर में हम लोग अपनी एक टेस्ट मशीन बना लेते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने ये इंस्टॉलेशन करके देख लिया। सर जो फ्रंट है ये सीडी रोम से बात ही बता रहे हैं तो हमने सॉरी सर ये सीडी भी उससे बात कर रहे जी सीडी डाली है ना, अभी थोड़ी देर पहले डाल। हैं ये हम लोगों ने ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मीडिया के अंदर आए थे, ड्राइव के अंदर आए थे हम लोग, ठीक है। इंसर्ट डिस्क पे क्लिक किया था और यहाँ से हम लोगों ने सीडी का पाथ बताया। इस बात को कॉपी कर रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से ये आईएसओ फाइल का हम लोगों ने उसका पाथ बताया था एक्सपी का, ठीक है। ये सीडी है ये, ठीक है, वो इसके सीडी रोम में डली हुई है। ये देखो मैं आपको यहाँ माई कंप्यूटर में दिखा भी देता हूँ। सॉरी सर वो सर ये किस बात पर अभी ये इसने बताया तो आपको कि ई ड्राइव के ऊपर, ये ई ड्राइव के ऊपर इसने एक रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर बनाया, इसके अंदर विंडोज एक्सपी का फोल्डर बनाया है, ये सेटअप इंग्लिश इमेजेस, ये विंडोज एक्सपी, इसके अंदर फाइल हम कॉपी करके रखेंगे साथ, ठीक है। i386 का पूरा फोल्डर कॉपी करके रख लेंगे, ठीक है। ये फाइल अभी कॉपी करता जा रहा है, अभी पूरी कॉपी नहीं हुई। अच्छा इतनी देर में ये अरे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को WDS करके दिखाया था 2008 में, वैसे ही है इसमें भी। मैं अभी आपको लेजेसी दिखा रहा हूँ, नया करना है इसके अंदर भी दो ऑप्शन है। वो जो नए वाला बिल्कुल 2008 की तरह, उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ लेजेसी आपको दिखा रहा हूँ, लेजेसी के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन चाहिए। वो इसका जो दूसरे वाला है ना एडवांस, लाइक आप स्टार्ट पर क्लिक करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के, सॉरी स्टार्ट के अंदर आओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आओ और विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ये वाला बिल्कुल 2008 की तरह से ही है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर सर्वर किया था, इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है। WS एक्सपी में सर install.bin और boot.bin एक्सपी के अंदर जरूरत नहीं होती install.bin और boot.bin की, एक ही से पास है सिर्फ आपने सीडी का पाथ देना, i386 का सोर्स का पाथ देना। install.bin और boot.bin के विस्टा के अंदर 2008 के अंदर जो नया 2008 में नहीं उठाया जी 2008 में नहीं उठाया था एक्सपी को भी नहीं उठाता 2008 मैं आपसे ये कर रहा हूँ, install.bin boot.bin जो है वो एक्सपी के अंदर होती नहीं है, ना एक्सपी में होती है ना 2003 के अंदर होती है, ठीक है। वो होती ही सिर्फ विस्टा के अंदर है, 7 के अंदर है, 2008 में 2008 R2 के अंदर। अगर आपने विंडोज 7 को या विंडोज 2008 को या विस्टा को या 2008 R2 को आपने बल्क पे क्वांटिटी के अंदर डिप्लॉय करवाना हो तो आप WDS कॉन्फ़िगर करते हो 2008 के ऊपर या 2008 R2 के ऊपर। और अगर आप लोगों ने XP डिप्लॉय करवानी हो या विंडोज़ 2000 डिप्लॉय करवानी है या विंडोज़ 2003 डिप्लॉय करवानी है तो फिर आप जो अपना रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर बनाओगे वो 2003 सर्वर पर बनाओगे, फिर वो 2008 पे नहीं बनाओगे। ये मैं कह रहा हूँ। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपी कर ही नहीं सकता, एक्सपी कर सकता है, वो कर सकता है, वो उसका इमेज कैप्चर किया जा सकता है। अभी मैंने आप लोगों को इमेज एक्स वगैरह के बारे में नहीं बताया, आप लोगों को सिस्टम स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के बारे में नहीं बताया, विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट या माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट यूज़ करनी नहीं बताई, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, ठीक है। कि नॉर्मल जो प्रोसीजर है बिल्ट इन टूल्स के जरिए, जो बिल्ट इन विंडोज़ के टूल है उसके जरिए भी ये प्रॉब्लम उसके ज़रिए से अगर आप लोगों ने काम करना हो, एक्सपी डिप्लॉय करवानी हो बल्क क्वांटिटी में, 2000 डिप्लॉय करवानी हो या 2003 डिप्लॉय करवाना हो तो फिर आप अपना रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर 2003 सर्वर पे कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। और अगर 7 विस्टा 2008 या 2008 R2 करवाना है तो फिर WDS सर्वर आप लोग 2008 या 2008 R2 पे कॉन्फ़िगर ये तो है सर हम क्या नहीं? एक फाइल ढूंढ रहे थे सर install.bin और boot iOS का होना जरूरी है सर ये इसके वो तो बदले है, या फिर कुछ नहीं CD होनी चाहिए। ये ISO इमेज जो है ना, ये CD का मुतबादिल है, ठीक ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। अच्छा, और अगर आप लोगों के पास ISO पड़े हुए हैं, अब आप लोग परेशान हो रहे हो कि जी वो फिजिकल कंप्यूटर में लैपटॉप में आप लोगों को लोड ही नहीं करता। मिसाल अभी तो मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप लोग करवा रहा हूँ ना, आपने अपने फिजिकल लैपटॉप के अंदर आप लोगों ने WDS इंस्टॉल किया, अब वहाँ पे उसको CD का पाथ कैसे देंगे? एक सूरत तो ये है कि आप 2008 की या 7 जो डिप्लॉय करवानी है अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर, उसकी DVD रोम में डाल दो। अब अगर आपके पास कोई DVD नहीं है, सिर्फ इमेज फाइल आपके पास पड़ी है, तो इमेज फाइल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इमेज फाइल को एक्सट्रैक्ट आप लोग कैसे करोगे कि इमेज फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास WinRAR जो है
एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास वो इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये विंडोज 7 एंटरप्राइज है 64 बिट, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करना। सिंपल मैं राइट क्लिक करूँगा, एक्सट्रैक्ट टू विंडोज 7 करूँगा, ओके करूँगा और ये सारे के सारे एक्सट्रैक्ट करके रख लेंगे। यानी ये बिल्कुल उस फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में सीडी के अंदर होता है। कि सीडी के अंदर आप लोगों का सोर्स का फोल्डर होता है, बूट का फोल्डर होता है, उसी तरह से बना देगा आपको। बूट का फोल्डर है, सोर्स का फोल्डर है। ठीक है, ये फिर यहाँ से रन नहीं होगी क्या नहीं रन होगा? सर, ये विंडोज फोल्डर भी फाइल ये देखना वो आपको रिक्वायरमेंट है आपकी इंस्टॉल डॉट इन या बूट डॉट इन चाहिए, वो तो आपको मिल जाएगी कि नहीं यहाँ से। और ये यहाँ से रन भी हो सकती है। जी सर, रन भी हो सकती है यहाँ से। अगर आपके पास विंडोज ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसी विंडो के ऊपर आप लोग अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप सेटअप पर डबल क्लिक करो, सेटअप रन होगा ही नहीं होगा उसका। अब अगर आपने इसकी बूटेबल डिस्क बनानी है तो उसके लिए फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का है जो इमेजिंग का जो सीडी राइट करता है, लाइक नैरो वगैरह आपको वो चाहिए हो, नैरो चाहिए या अल्ट्रा या स्विच वगैरह चाहिए, उनके ज़रिए से जो आप सीडी अपनी बंद कर लोगे, राइट कर लोगे। यार आप लोगों को समझ लग रही है नहीं अभी तक जो कुछ किया? थोड़ी थोड़ी लग रही है, हाँ? थोड़ी लग रही है। मुझे ये बताओगे इसमें जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें क्या मुश्किल चीज़ है, किस चीज़ की समझ नहीं लगी? ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है यार, अभी तो मेरा ख्याल पौना घंटा सारा होगा ना क्लास शुरू की होगा। हार्ड डिस्क फुल हो जाती है सर। हार्ड डिस्क फुल हो जाते हैं, छोटी हार्ड डिस्क है। छोटी हार्ड डिस्क है जी, नेटवर्क इनके बच्चों की मेमोरी तो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये आजकल हुआ बच्चे नहीं है ना ये कौन से बच्चे हैं? सर। ये डाटा की कहते हैं सर, हमारे ज़माने आप लोगों ने विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल की या विंडोज़ 2000 सर्वर की या 2000 एडवांस सर्वर की या 2003 सर्वर की या विंडोज़ एक्सपी की, किसी की भी एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जितने किसी की भी आप लोगों ने अनब्रांडेड फाइल बनानी हो तो आप क्या करोगे? एक्सपी की या 2003 की सीडी को आप लोग खोलोगे, उसके अंदर आप लोगों के पास एक स्पोर्ट का फोल्डर होगा, स्पोर्ट के अंदर आपके पास एक टूल्स का फोल्डर होगा, टूल्स के अंदर आपके पास एक डिप्लॉयमेंट की कैबिनेट फाइल होगी, इसको आप ओपन करोगे। ये सारी की सारी फाइल यहाँ से आपने सेलेक्ट की और आपने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया। कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करनी है? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप में हम लोगों ने एक नया फोल्डर बनाया, ठीक है, टेस्ट के नाम से मिसाल के तौर पर हमने एक नया फोल्डर बना दिया। मैंने कहा टेस्ट के फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर दो। अब ये सारी की सारी फाइल जो कंप्रेस फॉर्म के अंदर पड़ी हुई थी, अब ये एक्सट्रैक्ट हो गए मेरे पास ये टेस्ट के फोल्डर में आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक्जी फाइल पड़ी होगी आपके पास सेटअप मैनेजर के नाम से। ठीक है, सेटअप मैनेजर को आप लोग रन करोगे यानी ओपन करोगे। सेटअप मैनेजर क्या कह रहा है? वेलकम टू सेटअप मैनेजर। सेटअप मैनेजर हेल्प यू टू प्रिपेयर कॉन्फ़िगर सेट एंड आंसर फाइल टू ऑटोमेट प्री इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज ऑन योर डेस्टिनेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट पे क्लिक किया। नई आंसर फाइल बनानी है या एग्जिस्टिंग आंसर फाइल को मॉडिफाई करना? मैंने कहा नई आंसर फाइल बनानी, क्रिएट न्यू आंसर फाइल। नेक्स्ट पे क्लिक किया। वो पूछ रहा है कि आंसर फाइल किस मकसद के लिए बना रहे हो? अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन के लिए बना रहे हो या सिस प्रेप इंस्टॉलेशन के लिए बना रहे हो या रिमोट इंस्टॉलेशन के लिए बना रहे हो? ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि अनअटेंडेड सेटअप के लिए बना रहे हो। ठीक है, नॉर्मल यानी कि सीडी से आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है, या हम लोग एक फाइल बना के नई आंसर फाइल बना के हम लोग इसको एसोसिएट कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं अपने रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर के साथ भी, यानी जो इमेज बनाया है उसके साथ भी, ताकि रिमोटली विंडो इंस्टॉल और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो, उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या रेस सेलेक्ट करेंगे? फिलहाल मैंने इसको अनअटेंडेड सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा कौन सा फ्लेवर आप लोगों ने इंस्टॉल करवाना है अनअटेंडेड विंडो। सर ये जो आप नीचे क्या है अगर हम फर्स्ट में ये बना के बाद हम इसको यूज करते हैं रिमोट के साथ जी कर सकते हैं, या खाली रिमोट में हमने वो उसमें इसका पार्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर। अच्छा, अब वो पूछ रहा है, कह रहा है कि किस कौन सा फ्लेवर है आपके पास? विंडोज़ एक्सपी होम एडिशन है, विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल एडिशन है, विंडोज़ 2003 स्टैंडर्ड एडिशन है, एंटरप्राइज एडिशन है या वेब एडिशन है? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो पूछा है यूज़र की इंटरेक्शन कितनी होगी? हमने कहा कि यूज़र की इंटरेक्शन, मैंने कहा कि यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटेड, तो यूज़र ने कुछ नहीं करना, सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली होगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया।
अब वो पूछ रहा है, कह रहा है कि वुड यू लाइक टू डू क्रिएट ए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन शेप। अभी अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो क्या करेगा, ये सारी की सारी i386 के फोल्डर से फाइलें उठा के आपके कंप्यूटर में कॉपी कर देगा। लेकिन फिर ये जो आंसर फाइल होगी डिपेंडेंट होगी कि इसी कंप्यूटर के ऊपर, कि ये कंप्यूटर मिलेगा उसको तब इंस्टॉलेशन करेगा, अदरवाइज नहीं। तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट क्या करते हैं, सेटअप फ्रॉम ए CD, कि इस आंसर फाइल को हम लोग USB पे कॉपी करके कहीं पे भी ले जाएं, किसी दोस्त को भी दे दें, उसे हम बता सकते हैं कि यार इस आंसर फाइल के जरिए तुम आप ऑटोमेटिकली अपनी विंडो एक्सपी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सेटअप फ्रॉम है CD। नेक्स्ट किया, जब विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करते हैं तो वो लाइसेंस एग्रीमेंट सबसे पहले F8 प्रेस करते हैं ना, कहते हैं प्रेस F8 टू एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, ये वो ऑप्शन है। नेक्स्ट किया, देन उसके बाद पूछ रहा है, कह रहा है कि नाम क्या देना। फॉर एग्जाम्पल नाम दिया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या देना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट किया, विंडोज़ की कलर स्कीम कितनी रखनी है, मैंने कहा यहाँ पे 32 बिट कलर्स, स्क्रीन एरिया रेजोल्यूशन 600 बाई 800, मॉनिटर की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होने कर दी। नेक्स्ट किया, टाइम जोन पूछ रहा है वो आपका कौन सा। टाइम जोन हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे +5 पाकिस्तान का, इस्लामाबाद कराची। नेक्स्ट किया, उसके बाद पूछ रहा है कि सिटी की क्या, ये आपने विंडोज एचपी की सिटी की लिख देनी है यहाँ पे। नेक्स्ट किया, अब वो जब कंप्यूटर्स को इंस्टॉलेशन करेगा तो कंप्यूटर का नाम क्या देना, मैंने कहा मिसाल के तौर पर PC1 ऐड किया, फिर मैंने इसको ऐड किया, इसका नाम कर दिया PC2, फिर ऐड किया, इसको कर दिया PC3। पहले कंप्यूटर इंस्टॉलेशन करेगा PC1, फिर PC2, फिर PC3। या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्यूटर के नाम की कोई फाइल बनाई हुई है तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आप टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए और हर लाइन के अंदर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, यानी client 1 client 2 या lab 1 lab 2, जो भी आप लोग नाम सीक्वेंस रखना चाह रहे हैं। फिलहाल मैंने उसको ऐसे किया, नेक्स्ट किए। अब उसके बाद पूछ रहा है, कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड दो, वो यहाँ पे मैंने कोई पासवर्ड रखवा दिया। और इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी है कि इनक्रिप्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड इन द आंसर फाइल, के आंसर फाइल में पासवर्ड शो नहीं करना। या व्हेन ए डेस्टिनेशन कंप्यूटर स्टार्ट ऑटोमेटिकली लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जब पहली मरतबा विंडो इंस्टॉल करेगा तो पहली मरतबा लॉगिन होगा तो खुद ब खुद इस पासवर्ड को साथ वो लॉगिन कर देगा, पासवर्ड मांगेगा ही। नेक्स्ट की है, TCP/IP की सेटिंग के अंदर जाके आप लोगों ने आईपी एड्रेस क्या देना, ऑटोमेटिकली असाइन करवाने हैं, कस्टम देना है। यहाँ से आप लोग आईपी एड्रेस भी दिलवा सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा कि टिपिकल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करें। वर्क ग्रुप ज्वाइन कराना है या डोमेन ज्वाइन करानी है, अगर आपने डोमेन ज्वाइन करानी है तो डोमेन का नाम क्या देना, ठीक है। क्रिएट अ कंप्यूटर का ऑन डोमेन, यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आपको दे दूँगा। अभी क्या करेगा कि जब एक्सपी इंस्टॉल करवाएगा इस आंसर फाइल के जरिए साथ में डोमेन भी ज्वाइन करवा देगा। टेलीफोनिक क्या आप लोगों का जो ट्रेडिशनल डायल अप मॉडम वगैरह लगा हुआ करता तब आपने कॉन्फ़िगर करना है। अगर आपके पास फैक्स मॉडम लगा होगा तो आप यहाँ पे अपना वो एरिया कोड वगैरह वो चीज़ें आप बता दोगे, नंबर आप लोगों का जो भी है, देन उसके बाद जो आपके टोन डायल है या पल्स डायल है। नेक्स्ट की है, देन उसके बाद वो रीजनल सेटिंग है, देन वो अभी हम लोग USA की हम लोग इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट की है, एडिशनल लैंग्वेज आपने कोई साथ इंस्टॉल करनी है, लाइक आपने कोई अरेबिक, इटालियन, इंडियन, कोरियन, तुर्किश वगैरह, ठीक है, वो साथ में आप लोग वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट की है, विंडोज़ एक्सप्लोरर की सेटिंग है, विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर को प्रॉक्सी वगैरह आपने सेट करनी है तो प्रॉक्सी सेटिंग के अंदर आके, ताकि वो इंटरनेट जो है क्लाइंट के ऊपर इस तरीके से चले, अगर कोई प्रॉक्सी शॉक्सी नहीं है। नेक्स्ट की है, अब वो विंडोज़ जब इंस्टॉल होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो विंडोज़ के नाम का फोल्डर बनाता है। मैंने कहा नहीं, जब विंडोज इंस्टॉल हो तो टेस्ट विन एक्सपी के नाम का फोल्डर बनाए। वैसे तो जब आप लोगों की जब विंडो इंस्टॉल होती है तो सी के ऊपर विंडोज़ का फोल्डर बनता था, तो आप जब इसके जरिए विंडो इंस्टॉल करेगा तो टेस्ट डैश विन एक्सपी का फोल्डर बनाएगा, विन एक्सपी के नाम से बनाएगा, हाइफन नहीं एक्सेप्ट करना जी, डिफ़ॉल्ट रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। या ए फोल्डर विद यूनिक नेम जनरेटेड बाय सेटअप वो भी कर सकते हैं, या फिर इस नाम से बना सकते हैं। आपने नेटवर्क के अंदर प्रिंटर वगैरह इंस्टॉल करो ना, साथ में शेप प्रिंटर वगैरह लगा होगा, अगर लगा होगा तो वो करवा सकते हैं। कोई एडिशनल कमांड रन करवानी हो, ये स्क्रिप्ट वगैरह रन कर दें इंस्टॉलेशन के बाद, कोई एडिशनल कमांड मजीद कोई रन करवानी हो, फिनिश किया। अब ये फाइल कहाँ पे बनाएगा, मैंने कहा कि इस तरह करो कि डेस्कटॉप के ऊपर टेक्स्ट फाइल बना दो, ये 3 फाइलें बनाएगा। सेव पे क्लिक किया, ओके किया, फिनिश किया, ठीक है, हो गया भाई।
इसको कैंसिल कर देते हैं। इसमें 3 फाइलें बनाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी 3 फाइल बनाई है इसने? अनअटेंडेड डॉट टेक्स्ट फाइल बनाई है, अनअटेंडेड डॉट बैट फाइल बनाई है और अनअटेंडेड डॉट यूडीबी फाइल बनाई है। इसका जो आपके मकसद की आपके काम की फाइल है वो अनअटेंडेड डॉट टेक्स्ट फाइल है। इसको आप लोग ओपन कर लो, ओपन करके देखो इसमें सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अच्छा, विंडोज़ 2003 के अंदर जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत आसान कर दिया हुआ है। विंडोज़ 84 के अंदर जब हम लोगों ने पहली होता है एमसीसी की थी, उसमें अगर फाइल बनानी होती थी ना, नोट पैड खोल के सारा स्क्रिप्ट मैनुअल लिखा करते थे, और ज़रा सी भी अगर गलती हो जाती थी तो वो चलता ही नहीं था। ये सारा खुद मैनुअल लिखा करते थे। तब तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने विजट बना दिया होगा। अब 2008 में और भी ज़्यादा आसान कर दिया होगा। 2008 में तो ऑप्शन इतनी है कि बंदा पागल हो जाता है वो देख के। अभी आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह विंडोज सिस्टम ईमेल मैनेजर, कि वो उसमें 100 नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन था उसके अंदर, पता ही नहीं लगता कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये कि उसमें एक एक चीज़ बहुत डिटेल के साथ वर्कशॉप दे दी। लेकिन अब हम लोगों ने कहा था कि अब ये यहाँ पे कह रहा है ऑटो पार्टीशन बंद, ठीक है। ये पहली पार्टीशन को ऊपर विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, अनअटेंडेड फुली अनअटेंडेड हो गया इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये देखें, ये पासवर्ड नजर आ रहा है ना, ASD.123, अगर हम इनक्रिप्ट कर देते तो यहाँ पे स्टैटिक नजर आ रहा होता है या कुछ और नजर आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड नो लिखा होगा। ये CD की हम लोगों ने चेंज करने में मिसाल तौर पर वहाँ मैंने गलत दी थी, डमी दी थी, अब मैं सही की एक्चुअल की यहाँ पे देना चाहता हूँ, फुल नेम यहाँ पे मैं या कुछ और करवा सकता हूँ, नेशन नेम चेंज करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से चेंज करवा सकते हो जो भी चीज़ें। अच्छा, इतनी देर में हम लोगों का बहुत WDS सर्वर भी उसने भी इमेज पूरा बना लिया, कॉपी कर लिया, पर WDS भी हम लोगों का रेडी हो चुका है। इसको हम लोग डन करते हैं, रिकॉर्डिंग में पता चल रही है। आपको मैंने अनअटेंडेड फाइल बनानी भी बता दी और आपको मैंने रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर जो है वो 2003 में कॉन्फ़िगर करना भी बता दिया। अच्छा, अब ये जो रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर आप हैं ये क्या काम करेंगे कि ये जब क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉलेशन करेंगे ना, तो सारी पार्टीशन जितनी भी अगर उसकी हुई हैं, 2 हुई हैं, 3 हुई हैं, 4 हुई हैं, वो सारी की सारी पार्टीशन उड़ा देगा और एक पार्टीशन बना देगा, तो सारी ख़त्म करके सिर्फ एक ही हम क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये काम वो ना करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी अपनी जो अनरेडेड फाइल है ना रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर की, उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। वो कहाँ से मॉडिफाई करेंगे? उसके लिए आप लोग आ जाओगे रिमोट इंस्टॉल के फोल्डर के अंदर। रिमोट इंस्टॉल के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना होगा एडमिन का, एडमिन के अंदर i386 सॉरी बेसिकली ये रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर या WDS सर्वर जो हम लोगों ने 2003 में कॉन्फ़िगर किया है, जब इसके ज़रिए से हम क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर विंडोज़ XP डिप्लॉय करेंगे तो ये क्या करेगा, क्लाइंट कंप्यूटर्स की सारी पार्टीशंस को ख़त्म कर देगा, डिलीट कर देगा। अगर मिसाल के तौर पर क्लाइंट कंप्यूटर में 250-250 GB या 300-300 GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है और उसमें 50-50 GB की 4 या 5 पार्टीशन बनी हुई है, तो क्या करेगा, सारी पार्टीशन उड़ा देगा, डिलीट करके एक ही 250 GB की पार्टीशन बना देगा। अब हम चाह रहे हैं कि ये काम ना करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर ने जो बाय डिफ़ॉल्ट अनअटेंडेड फाइल बनाई है, उस अनअटेंडेड फाइल को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो अनअटेंडेड फाइल आप लोग मॉडिफाई कहाँ से करोगे? आप लोग रिमोट इंस्टॉल के फोल्डर के अंदर आ जाओगे। रिमोट इंस्टॉल के फोल्डर के अंदर आपके पास एक फोल्डर बनना है सेटअप का, आप लोग सेटअप के अंदर आ जाओगे। सेटअप के अंदर आप इंग्लिश के अंदर आ जाओगे, इंग्लिश के अंदर आप इमेजेस में आ जाओगे। यहाँ पे सारे इमेज पड़े होंगे, किसकी आंसर फाइल मॉडिफाई करनी है, 2003 की करनी है, XP की करनी है, 2000 फिलहाल हमारे पास XP है, XP की करनी है। XP के अंदर i386 के अंदर आ जाओगे, ठीक है। i386 के अंदर यहाँ पे आपके पास फोल्डर होगा टेम्पलेट्स का, यहाँ पे आप किसके अंदर आ जाओगे, टेम्पलेट्स में। ये बात मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप अपने रिमोट इंस्टॉल फोल्डर के अंदर आए, उसके अंदर आप सेटअप के अंदर आए, सेटअप के अंदर इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर इमेजेस, इमेजेस के बाद विंडोज़ XP, फिर i386 और उसके अंदर फिर टेम्पलेट्स, ठीक है। ये सामने हाईलाइटेड आपके सामने आ रहा बात, ई के अंदर रिमोट इंस्टॉल, उसके अंदर सेटअप, उसमें इंग्लिश, उसमें इमेजेस, उसमें विंडोज़ XP, उसमें i386, उसमें टेम्पलेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास एक फाइल पड़ी होगी रिस tndrd.cif, ये फाइल आपके पास पड़ी है, मैं आइकन इसका बड़ा करता हूँ, रिस tndrd.cif। आप इस फाइल को ओपन करोगे, ओपन विद करोगे इसको, बल्कि आप इसको आप ओपन विद नोट पैड कर दोगे, इसको ओपन विद क्या करोगे, नोट पैड करोगे। ये वो अनअटेंडेड फाइल है जो कि रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर कॉन्फ़िगर करता हुए खुद ही बनाता है, ऑटो जनरेट करता है वो, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन लिखी होगी रीपार्टीशन, ये देखें, ये सबसे नीचे नजर आ रहा है रीपार्टीशन, इसको आपने कर देना नो, रीपार्टीशन नो,
कि दोबारा पार्टीशन नहीं करनी, जो पुरानी पार्टीशन उसी को यूज़ करना। और यूज़ होल डिस्क पूरी की पूरी डिस्क यूज़ करनी, नो। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा, रिमोटली इंस्टॉल करेगा, लेकिन जब पार्टीशन वाले टाइम पे आगे रुक जाएगा, वहाँ पे आपसे पूछेगा सी पे करनी है डी पे करनी है, पार्टीशन दोबारा नहीं करेगा। अब ये यानी कि फॉर्मेट नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ ये चेंज करता है। ठीक है, यूज होल्ड डिस्क को नो किया और रिपार्टीशन को आपने नो किया। अरे सर हम इसको भी ऑटोमेट करना चाहें उसको सर, ये पार्टीशन किया हम ऑटोमेट करना चाहें तो उसके लिए हम अपनी आइडेंटिटी फाइल स्टेट को डाल के उसके पास सॉरी इसमें लगी सर यहाँ पे आके हमसे पूछेगा ना, हम जब रिप्लाई करेंगे तो हमसे पूछेगा कि यहाँ पे पार्टीशन करनी है। अगर हम चाहेंगे यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये ना पूछें तो फिर हम अपनी आइडेंटिटी फाइल बना के इसको देंगे। ये जो है ना, इसके अंदर 2003 के अंदर या एक्सपी के अंदर लिमिटेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते, किसी न किसी का भी जाके लिमिटेशन है। लेकिन जो है 2008 या 7 के अंदर नहीं है, 2008 या 7 में जिस तरह ये कह रहे हैं कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि रीपार्टीशन भी ना करें, रीपार्टीशन चलो नो कर दिया, यूज़ होल्डर्स नो कर दिया, अभी यहाँ पे आगे रुक जाएगा, हम चाह रहे हैं रुके ना, बल्कि पार्टीशन 1 पे इंस्टॉल करें। इसके ऑब्वियसली स्क्रिप्ट बनाया जा सकता है, इसका स्क्रिप्ट बना के हम लोग इस अनअटेंडेड फाइल को मॉडिफाई कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा, ये खैर 2008 के अंदर या 7 के अंदर हम बनाएंगे अनअटेंडेड फाइल, उसमें ये सारी चीज़ें पूछता है कि पहली पार्टीशन पे करना है, दूसरी पे करना है, तीसरी पे करना है। ये स्क्रिप्ट ही है ना, ये मैं जो लिखता हूँ ना साहब, इसको स्क्रिप्ट कहते हैं। वो उसके अंदर आपको विज़र्ड के अंदर आपको विज़र्ड के अंदर तो आप लोगों को नहीं नजर आ रहा, इस तरह की ऑप्शन नहीं है ना, विज़र्ड के अंदर पार्टीशन वाली कोई ऑप्शन नजर नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर खुद इसके टैग जो है ना, आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा, सारे आपको टैग जो है ना, यूज होल्डर्स और उसके बाद पार्टीशन। अच्छा एक और चीज़ कि हार्ड ड्राइव की नंबरिंग जो है ना, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन की नंबरिंग है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। अच्छा इसको फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया होगा। अच्छा जब हम लोगों ने, मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था कि इंस्टॉलेशन की जो 4 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है अटेंडेंट इंस्टॉलेशन एंड नॉर्मल इंस्टॉलेशन, एक होती है अनअटेंडेंट इंस्टॉलेशन यानी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन जो इस फाइल की रिलीज होती है, तीसरा होता है रिमोट इंस्टॉलेशन, और चौथी मैंने आपको बताई थी सिस प्रेप, सॉरी रिप्रेप। रिप्रेप का ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर हम लोग चाह रहे हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर रिमोटली विंडो भी इंस्टॉल हो जाए, ऑफिस भी इंस्टॉल हो जाए, सारी यूटिलिटी, सारे सॉफ्टवेयर, सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए, तो अब कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग इसी तरह से रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर बनाएंगे। रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर बनाने के बाद हम लोग किसी एक क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर विंडो इंस्टॉल कर लेंगे इसी के ज़रिए से। रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर जो अभी हम लोगों ने बनाया है ना, बनाने के बाद किसी एक क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर इसी तरीके से हम लोग विंडो इंस्टॉल कर लेंगे। विंडो इंस्टॉल करने के बाद उस क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर मैनुअल वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो जो हम लोगों ने बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स पे करवाने हैं। मिसाल के तौर पे ऑफिस करना है हम लोगों ने क्लाइंट कंप्यूटर्स पे, अडॉप करना है हम लोगों ने, कोरल ड्रॉ करना है, फोटोशॉप करना है, MSN मैसेंजर करना है, याहू मैसेंजर करना है, पाल टॉक करना है, और कोई काफ़ी सारी हम लोगों ने चीज़ें करनी है। वो सारी चीज़ें हम लोग नॉर्मल इंस्टॉल कर लेंगे। जब वो क्लाइंट हमारा तैयार हो जाएगा, यानी रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर भी हमारा बना पड़ा है और क्लाइंट भी हमारा तैयार हो गया, अब हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर से बैठ के स्टार्ट के अंदर आएंगे, रन पे आएंगे, डबल बैक स्लैश और अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे, अपने सर्वर को इस तरीके से एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये आप ये समझेंगे मैं क्लाइंट पे बैठ के काम कर रहा हूँ। क्लाइंट पे बैठ के डबल बैक स्लैश सर्वर का नाम, क्लाइंट के अंदर एक फोल्डर आ रहा होगा रिमोट इंस्टॉल का, क्लाइंट के अंदर फोल्डर आ रहा होगा रिमोट इंस्टॉल का, सॉरी क्लाइंट कंप्यूटर को नजर आ रहा होगा फोल्डर रिमोट इंस्टॉल का। अब क्लाइंट कंप्यूटर से बैठ के रिमोट इंस्टॉल के फोल्डर को एक्सेस करना, और यहाँ पे एक फोल्डर सबसे पहले एडमिन, उसको एक्सेस करना, उसके अंदर i386 में आ जाना। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जी पड़ी है रिप रैप की, आपने इसको रन कर देना। इसको आप रन करोगे तो वो क्या करेगा, जिस क्लाइंट पे आप बैठे होगे ना, वो उसका इमेज उठा के सर्वर पर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब करना क्या है कि अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि मेरे पास 100 कंप्यूटर हैं, 100 कंप्यूटर्स के ऊपर विंडोज एक्सपी भी इंस्टॉल हो जाए, ऑफिस 2003 भी इंस्टॉल हो जाए, अडोब एक्रोबैट रीडर भी इंस्टॉल हो जाए, कोरल ड्रा, अडोब फ्लैश, मैसेंजर, एंटीवायरस, ड्राइवर, सारी चीज़ें हो जाए, तो आपने रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर डालना और किसी एक क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉलेशन कर लेनी मैनुअल। अब क्लाइंट कंप्यूटर से बैठ के आपने सर्वर को एक्सेस किया, सर्वर का नाम उसके अंदर रिमोट इंस्टॉल के फोल्डर में है, उसमें एडमिन में, उसमें i386 में, उसके अंदर एग्जी पड़ी होगी रिप्रेप की, इसको आपने रन करना। जो ही मैं रन पे क्लिक करूँगा एक विज़िट चलना शुरू हो जाएगा और क्या करेगा, इसका सारे का सारा डेटा उठा के कॉपी कर देगा, सर्वर पे कॉपी कर देगा।
अब सर्वर पे दो इमेज आ जाएंगे, एक रिस्क का होगा और एक रिप्रेप का होगा। जब आप किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन करोगे ना, वो कहेगा कि मुझे दो इमेज नजर आ रहे हैं, रिस्क के इमेज के जरिए से करनी है या रिप्रेप के जरिए करनी है। अगर रिस्क सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ विंडो इंस्टॉल होगी, अगर रिप्रेप करोगे तो विंडो भी और सारे सॉफ्टवेयर भी सेलेक्ट होंगे। यहाँ तक क्लियर है? वाला से करेंगे उस पर नहीं आप करेंगे दोबारा सॉरी, रिप्रेप और ये दूसरी जो आप बता रहे हैं, एक क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर पे कर दिए, दोबारा जब सारों पे ऑप्शन आएगी तो क्लाइंट जैसे की होगी उसका अलग बदलेंगे, दोबारा करेंगे। नहीं उस पर तो करने की जरूरत नहीं, उसको तो ऑलरेडी खुली है इंस्टॉलेशन। ऑब्वियसली अगर आपने प्रैक्टिकल करना है फिर इसके लिए आपको 3 सिस्टम चाहिए या कम से कम 3 वर्चुअल मशीनें चाहिए आपको। एक तो सर्वर चाहिए आपको, एक रेफरेंस क्लाइंट चाहिए जिसकी तरफांगत बाकी को करना, और फिर एक और तो जिस पे आपने टेस्ट करके देखना है, डिप्लॉय करके देखना है कि रिप्रेप चलता भी है या नहीं चलता। ठीक है, ये समझना कि वैसे सब गप्पे मार रहे हैं, या बेहतर ये है कि खुद टेस्ट करके देख लो, आप लोगों को यकीन होता है कर सकते हो। 3 ही बनानी पड़ेगी मशीनें, एक तो नहीं मार, 3 ही बनानी पड़ेगी जी। सर मैंने पेंट पहले अपने यूजर पॉइंट ऑफ व्यू अगर इंस्टॉलेशन करा रहे हैं आपसे ये वाली जो आपने बनाई है सेटअप करना सर, ये वहाँ पे कैसे भाई ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने अनटेंडेड फाइल को मॉडिफाई करना है, हम लोगों ने अनटेंडेड फाइल खुद से एसोसिएट करनी है। अनटेंडेड फाइल हम लोगों ने खुद से एसोसिएट करनी है, तो वो खुद से जो बनाई हुई है, ये जो अभी अभी बनाई है अनटेंडेड फाइल, इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आ जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आ जाओगे। इससे पता लगता है कि कौन बंदा ध्यान से पढ़ रहा है, ध्यान से सुन रहा है नहीं। ज़्यादा जो ध्यान से देख रहा होगा उसी के जहन में सवाल आएगा जो वैसे सोए होंगे या इस चक्कर में होंगे कि यार 9:15 बजे बस जान छूटे क्लास खत्म हो, तो उनको तो नहीं सवाल ये याद आएंगे। अब भाई ने ये पूछा कि अगर हम लोगों ने खुद से जो अनटेंडेड फाइल बनाई है उसको हम लोगों ने इस रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर या WDS सर्वर के साथ जोड़ना हो, एसोसिएट करना हो, तो वो कैसे करेंगे? उसका तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप स्टार्ट के अंदर आ गए, प्रोग्राम में, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर आ गए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर आ गए, आप डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर आ गए। ये आपको जो डोमेन कंट्रोलर है जो आप लोगों के एज ए WDS सर्वर भी काम कर रहा है, इसके आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आ जाओगे, इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है आपका रिमोट इंस्टॉल का, सॉरी एक टैब बना हुआ है रिमोट इंस्टॉल का, आप रिमोट इंस्टॉल के फोल्डर पे आओगे। अच्छा, यहाँ से हम लोग काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम लोग वेरीफाई सर्वर, कि ये चेक करके देख सकते हैं कि ये जो हमारा सर्वर बना है ये ठीक बना है नहीं बना। वो ठीक बना हो, जो उसमें DHCP ऑथोराइज है वो सारा कुछ ने चेक कर देगा ठीक बना होगा। दूसरा ये है कि अब हम लोगों ने अपनी मर्जी की आंसर फाइल साथ लगानी है उस इमेज के साथ, तो उसके लिए आप आओगे एडवांस सेटिंग्स के अंदर। कहाँ पे आओगे? एडवांस सेटिंग्स के अंदर। एडवांस सेटिंग्स के बाद यहाँ से आप आ जाओगे इमेजेस पे। इमेज अभी हम लोगों के पास एक ही पड़ा होगा ना, जो बनाते हुए हमने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP प्रोफेशनल बाय MCIT स्टूडेंट, यही था ना? आप लोग इस इमेज की प्रॉपर्टी के अंदर आओगे। एडवांस सेटिंग दोबारा से देखना, हम लोगों ने अनअटेंडेड फाइल जो खुद से बनाई, कस्टम बिल्ड की हुई है, वो हम लोगों ने इसके साथ जोड़नी है। कैसे करेंगे? आप लोग डोमेन कंट्रोलर के अंदर आ जाओगे, सर्वर को सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाओगे, यहाँ से रिमोट इंस्टॉल के फोल्डर पे आओगे। रिमोट इंस्टॉल के बाद यहाँ से आप एडवांस सेटिंग्स के अंदर आ जाओगे। इमेजेस ठीक है, एडवांस सेटिंग के बाद यहाँ से आप इमेजेस पे आ जाओगे। अगर आपने नया इमेज ऐड करना हो तो यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करोगे और क्रिएट ऐड ए न्यू इंस्टॉलेशन इमेज। और अगर इसके साथ आपने आंसर फाइल जोड़नी हो, इसके साथ अगर आपने आंसर फाइल नहीं अटैच करनी है, एसोसिएट ए न्यू आंसर फाइल टू एन एग्जिस्टिंग इमेज, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट द सोर्स कंटेनिंग द अनटेंडेड सेट ऑफ आंसर फाइल यू वांट टू कॉपी, विंडोज इमेज सैंपल फाइल, अनदर रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर या एन अल्टरनेट लोकेशन। कि जो अब आपने आंसर फाइल साथ जोड़नी है वो एक सैंपल फाइल्स के अंदर से लेनी है या किसी और रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर पड़ी है, ये एक अल्टरनेट लोकेशन है, अल्टरनेट लोकेशन। नेक्स्ट पे क्लिक किया और इमेज सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, ब्राउज पे क्लिक किया। जो अभी अभी हम लोगों ने आंसर फाइल बनाई है वो आंसर फाइल आप लोग यहाँ से आप सेलेक्ट कर दोगे। अच्छा, अनरेंडेड सेट ऑफ आंसर फाइल इन्फॉर्मेशन, अब वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे ना, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न क्या है कि वो फाइल हम लोगों की बनी हुई है टेक्स्ट फाइल। इस फाइल को आप लोग
रीनेम करोगे, इस फाइल को आप लोग रीनेम करोगे, रीनेम करके इसका आप लोग वही नाम और वही एक्सटेंशन रखोगे जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मॉडिफाई किया, रिस टी एंड डी आर डी डॉट सिफ। आप इसका नाम क्या करोगे, रिस टी एंड डी आर डी डॉट सिफ, इस फाइल का नाम आप लोग चेंज करोगे। ये भी 90 डॉट सिफ भी रख दो, ये रिस टी एंड डी आर डी डॉट सिफ रख दो, यानी इसके एक्सटेंशन डॉट सिफ होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने कॉपी पेस्ट किया और उसको मैंने रीनेम करके मैं 90 डॉट सिफ कर दिया इसका नाम। सर ये जो भी हमने जी जी वही वो नाम है जो पहले हमने मॉडिफाई किया था कुछ आगे इसमें हमने ठीक है, वो फाइल नजर आ गई, इसको ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और ये हमारी अब नई वाली आंसर फाइल से जुड़ गई। ठीक है, मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखना है कि ये जो अभी मैंने सारी आपको स्टोरी बताई है, आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाया, चलता है अभी ये नहीं चलता। उसके लिए आप क्या करोगे, एक अदद वर्चुअल मशीन बना लो, हम लोग न्यू वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया एक्सपी। सर दूसरा जो हमने ट्राई की सर वो यहाँ से पढ़ रहे हैं सर पार्टीशन ऑप्शन है ये भी हमारी पार्टीशन चाहिए। इसके अंदर अभी नहीं बताया ना, इसके अंदर सिर्फ हम लोगों ने बताया यूज होल्डर्स को नो किया, रिपार्टीशन को नो किया। ठीक है, उसके अंदर आगे आप जो है ना मजीद 2-3 लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी। नेट से आप सर्च कर लो, आपको सैम्पल फाइल मिल जाएगी, 2-3 लाइन आपको मजीद ऐड करने पड़ेंगे कि यूज डिस्क पार्टीशन नंबर दिस, हार्ड डिस्क नंबर दिस, पार्टीशन नंबर दिस। तो पार्टीशन के आगे आप नंबर लिख दोगे, वो पार्टीशन के ऊपर इंस्टॉल करेगा। हार्ड डिस्क के अगर मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगी होंगी तो पहले डिस्क पे करे, दूसरी पे करे, तीसरी पे करे, सर ये तो दो से पहले जो बाय डिफॉल्ट होती है वो एक जो भी हमने बनाया जो कुछ बनाइए हमने। अब जब ये करेंगे तो बाय डिफॉल्ट का है सॉरी, वो फाइल होती है सर बाय डिफॉल्ट इसमें बाई डिफॉल्ट खुद से बनाता है रिस टी एंड डी आर डी डॉट सिट के नाम से। ये हम लोगों ने खुद से नए सेटअप मैनेजर कर दिए। सर अब जब सेटअप चलेगा क्लाइंट हाँ जी, तो वो डिफॉल्ट वाली ही लेगा वो, लेकिन अगर हम लोगों ने मॉडिफाई कर दी, ये मैंने तो इसको कैंसिल कर दिया ना, अगर मैं मॉडिफाई करता नेक्स्ट कर देता, अब वो डिफॉल्ट वाली खत्म हो जाती है, अब मेरे वाली लेता है ये फाइल। ठीक है? अच्छा, इसको मैंने टेस्ट एक्सपी ई ड्राइव के ऊपर हम लोग एक नई वीएम बना लेते हैं। पाँच सौ 12 रैम दे दी, नेटवर्क कनेक्ट कर दिया, नेक्स्ट किया और नेक्स्ट किया, नेटवर्क बेस इंस्टॉलेशन करके हम लोगों ने फिनिश कर दिया। इसके सिर्फ मैं लैन कार्ड के टाइप चेंज करता हूँ, इसमें लेजेस से लैन कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि उसमें अपनी लेजेस ही यूज इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं उससे आईपी लेके बूट करके करता है, इंस्टॉलेशन भी करता है, डीएचसीपी से बूट करने की कोशिश कर रहा है। F12 प्रेस किया, नेटवर्क से बूट किया, ये देखें एंटर करूंगा तो कंटिन्यू हो जाएगा। वेलकम टू द क्लाइंट इंस्टॉलेशन विजार्ड। आवाज का बटन कौन सा है, यहाँ पे जरा थोड़ा सा और कीजिएगा। इसमें एंटर किया, सबसे पहले पूछा यूजर नेम क्या, पासवर्ड क्या, डोमेन क्या। यूजर नेम मैंने दिया एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड इसका तो अभी ठीक कर लेते हैं। डोमेन उसने खुद ही पिक कर ली हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे हेल्प चाहिए मैं क्या प्रेस करूँगा, F1 प्रेस करूँगा। F1 के अंदर डिस्कवर माय फर्स्ट लॉगिन नेटवर्क लॉगिन के ये आपको सारी उसकी हेल्प देगा। और इसको एंटर किया, ये देखें ये वो हेल्प वाली मेन्यू जो हम लोगों ने दी थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल बाय एमसीआईटी पर स्टूडेंट
और नीचे हम लोगों ने मॉडिफाई किया था ना कि डो नॉट टेक टेंशन फॉर फर्दर असिस्टेंस कॉल एट 0321603, यानी अपना अपना नंबर या अपना कॉन्टैक्ट वगैरह दिया तो वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, एंटर करेंगे और ये रिबूट होगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अभी क्लाइंट कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ठीक है, और ये कहाँ से हो रही है, ये रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर के जरिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप लोगों ने 2008 में भी करने बता दिया, 2003 में भी करना बता दिया। प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को अच्छा खासा होमवर्क मिल गया जो भी आप करते हैं, इसको साथ साथ कर लो, ये भी बहुत है। जितना अभी तक हम लोगों ने किया ना, कि एडी बनाने सीखी है, हम लोगों ने डीएनएस कॉन्फ़िगर करना सीखा है, डीएसपी कॉन्फ़िगर करना सीखा है, इसके अलावा डब्ल्यूडीएस कॉन्फ़िगर करना सीखा हम लोगों ने, और इसके अलावा हम लोगों ने ओयू बनाना है, यूज़र बनाना। फिर इसके अलावा यूज़र के मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉगिन आवर्स वगैरह अगर आप लोगों ने डिफाइन करने और रोमिंग प्रोफाइल बनानी हो, उसका जेड ड्राइव शेयर फोल्डर बनाना हो और डिस्क कोटा लगाना हो, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अगर आप ये भी कर लो तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लो तो बहुत है। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो बताएं। आप मेरी एक बात किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ जी। बता रहे हैं